MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। राष्ट्र सर्वोपरि में स्वागत है आपका। आज राष्ट्र सर्वोपरि में सबसे पहले बात कानपुर में बरेली वाली साजिश की, जहां एक मौलाना की तकरीर में शामिल शब्दों पर सवाल उठ रहे हैं। फिर बात होगी उत्तर प्रदेश में पीले पंजे की, जिसने जेल में बंद मौलाना सज्जाद नोमानी की रातों की नींद उड़ा दी है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे बरेली को बड़े पैमाने पर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे मुनीर के कमांडरों के बाद अब पाकिस्तान की आवाम ने मुनीर के हेडक्वार्टर को अपना निशाना बनाया है। वही हेडक्वार्टर जहां से मुनीर पाक आवाम पर अत्याचार का प्लान तैयार किया करता था। और बात होगी दिल्ली में 3 बैठकों की, जिसके बाद भोजपुरी के स्टार पवन सिंह को लेकर सियासी सरगर्मी का बाजार गर्म होने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। बरेली में हिंसा के बाद सीएम योगी ने भड़काऊ तकरीरों और मौलानाओं को आखिरी चेतावनी दी, लेकिन बरेली में एक्शन चल ही रहा था कि अब कानपुर से एक ऐसी ही तकरीर सामने आई, जिसमें एक मौलाना सत्ता को लेकर ठीक वैसे ही हालात की बातें कर रहे हैं जैसा नेपाल और बांग्लादेश में हमने देखा। ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शासन किसका है? सत्ता चलता कैसे है? लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ का नतीजा क्या होता है? कानपुर में तकरीर कर रहे मौलाना को शायद इन बातों का भी इल्म नहीं है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, बरेली में हिंसा को लेकर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया था। शासन को हल्के में लेने वालों को सख्त हिदायत दी थी। नफरत हिंसा भड़काने वाले मौलाना की याददाश्त को ठिकाना लगाया गया। और अब कानपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले वो सुनिए। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। संदर्भ जो भी हो, लेकिन मौलाना की ये तकरीर अब सवालों के घेरे में है। इशारा किस ओर था, इसके जवाब आप खुद तय कीजिए। लेकिन मौलाना सज्जाद इतना तो जानते होंगे कि हिंसा भड़काने के बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि तकरीर का कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस मुद्दे को लेकर ये बातें कही गई। मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। अब सवाल है कि मौलाना सज्जाद नोमानी इस बयान के जरिए जताना क्या चाह रहे हैं, किस सूरत हाल की बात कर रहे हैं और कौन सी यथास्थिति को लेकर ऐसी तकरीरें दे रहे हैं। बरेली का मौलाना जेल में बैठकर अपने आप को कोस रहा होगा। पीले पंजे की कार्रवाई के बाद बाहर करीबियों के आंसू निकल रहे हैं। संदेश साफ है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। बिगाड़ने वाला कोई भी हो, इंसाफ की डायरी में सभी का नाम एक ही कलम से लिखा जाएगा। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर
हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। धर्म के नाम पर भड़काऊ तकरीर देने वाले हर मौलाना को अपने फोन में सीएम योगी की ये चेतावनी तुरंत सेव कर लेनी चाहिए। भारत के 2 पड़ोसी मुल्कों ने साल भर के अंदर तख्ता पलट का मंजर देखा है, तो त्योहारों को लेकर देश के कई हिस्सों में माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रची गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी किसी भी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यूपी में दंगाइयों के खिलाफ एक्शन से यह तय हो गया है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हिंसा के बाद पहले आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और अब अवैध कब्जे, गलत तरीके से बनाई गई संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी ने जो कहा, 72 घंटे के अंदर वो शब्द अब एक्शन बनकर बरेली की सड़कों पर नजर आ रही। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्शन हुआ है। योगी सरकार की कार्रवाई शुरू हुई। जद में था बरेली का भड़काऊ मौलाना, जिसने साजिश के तहत बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की। मौलाना तौकीर रजा जेल में बंद है। कानूनी कार्रवाई जारी है, लेकिन मौलाना का साथ देने वाले भी अब कानून की जद में हैं। संदेश साफ है, उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ का नतीजा इससे कम कुछ और नहीं हो सकता। एक तरफ बरेली में हिंसा को लेकर रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलाना और उसके करीबियों की अवैध संपत्ति पर पीले पंजे वाला एक्शन जारी है। बरेली हिंसा में इस समय जो एक्शन इस समय लिया जा रहा है तौकीर रजा के करीबियों पर, वो इस समय जारी है। अभी आने वाले दिनों में भी ये एक्शन जारी रह सकता है। हिंसा आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर इस समय बुलडोजर देखिए चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, बहुत क्लियर विजुअल इस समय रिपब्लिक भारत पर किया। आखिर कैसे जो भी अवैध संपत्तियां उनकी पहचान की जाए, फिर उस पर जो है बुलडोजर एक्शन ये लिया जाए। लेकिन अभी आने वाले दिनों में ये एक्शन अभी जारी रह सकता है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है, जो एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था, जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़ी थी। अवैध चार्जिंग स्टेशन पार्षद का था, जिसका नाम ओमान रजा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आरएएफ की टीम, दमकल की गाड़ियां भी मौजूद रही। नफरती तकरीरों और लोगों को गुमराह कर मौलाना ऐसी कई अवैध संपत्तियां जुटा चुका था। वहीं उसके करीबियों का भी कई इलाकों में अवैध कब्जा है, जिन संपत्तियों को अब जमींदोज किया जा रहा है। पूरे मामले में लगभग 60 से ज्यादा गिरफ्तारियों के साथ ही साथ अभी ये भी देखा जा रहा है कि आखिर कितनी अवैध संपत्तियां हैं, क्योंकि ये जो बुलडोजर एक्शन आप देख पा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सपा के पार्षद हैं जिन पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन कुछ देर पहले मोहसिन, अगर हम बताएं तो रजा के जो दामाद हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो अन्य करीबी हैं उन पर भी शिकंजा भी कसने की पूरी तैयारी है, क्योंकि पार्टी कार्यालय को भी इस समय सील कर दिया गया है। लेकिन अभी ये एक्शन अभी जारी रहेगा। वहीं इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बरेली हिंसा के बाद मौके से हथियार मिले, तमंचा, कारतूस, पत्थर के टुकड़े बरामद किए गए। बरेली के बाहर से भी प्रदर्शन में लोग आए। बवाल में अब तक 56 लोग गिरफ्तार किए गए। मोबाइल के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। जब जब अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द स्वाभाविक तौर पर उठ जाता है, लेकिन इस दर्द की कोई दवा नहीं है। ये दर्द तो और बढ़ेगा, क्योंकि अपराधी आलीशान अट्टालिकाओं पर क्रूर अट्टहास करे, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। जो अपराध करेगा वो निस्तानाबूद किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बरेली हिंसा मामले में पुलिस एसआईटी बनाकर जांच में जुटी है। अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने के पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, ताकि भड़काऊ मौलाना और उसके सहयोगियों को उसके किए की सजा मिल सके। पूरी दुनिया में अपनी नाकामी का नगाड़ा बजाने वाला पाकिस्तान अब टूट के मुहाने पर खड़ा है।
एक तरफ जहां बलूचिस्तान में लंबे समय से बगावत की चिंगारी भड़क रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में बीते 48 घंटे से बगावत की आग भड़क रही। अब पाकिस्तान का सामना बगावत के तूफान से हो रहा है, जहां की आवाम अब मानवता के हत्यारों की हनक और सनक को दुरुस्त करने पर आमादा है। पाकिस्तान में टूटते बलूचिस्तान से मुनीर गैंग की बर्बादी तय। कल पीओके में पाकिस्तान के सैनिकों की पिटाई हुई और आज क्वेटा में एक बार फिर मुनीर का हेडक्वार्टर निशाने पर था। वैसे तो बलूचिस्तान में लंबे समय से बगावत की चिंगारी भड़क रही है, लेकिन इस बार टारगेट पर है मुनीर का हेडक्वार्टर, क्योंकि धमाका इस बार वहां हुआ जहां से पूरे बलूचिस्तान में मुनीर अपने कातिलों की डिप्लॉयमेंट किया करता था। ये वही जगह है जहां मुनीर अपने कमांडरों के साथ बैठकर न सिर्फ बलूचिस्तान में लूट का प्लान तैयार किया करता था, बल्कि वहां की आवाम पर अत्याचार का भी ब्लूप्रिंट बनाता था। धमाके में पाकिस्तानी सेना और एस्टेब्लिशमेंट के कई दफ्तरों को निशाना बनाया गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक इलाका पूरी तरह से थर्रा उठा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिदायीन हमलावरों ने खुद को उड़ा दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। एक तरफ बलूचिस्तान में मुनीर की कातिल ब्रिगेड टारगेट पर है, तो दूसरी तरफ पीओके में बीते 48 घंटे से बगावत की आग भड़क रही है। पाकिस्तान में सेना का हेडक्वार्टर निशाने पर है, तो पीओके में पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंधक बनाया जा रहा है। बगावत की आग बुझाने के लिए मुनीर ने सेना को वारंट टू किल और शूट एट साइट का ऑर्डर जारी किया था। जिसके रिटेलिएशन में पीओके की आवाम काली वर्दीधारियों को पीओके से खदेड़ रही। पाकिस्तान के करीब 70% इलाके में यही हालात है। पाकिस्तान का करीब 40% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी ने आजादी का ऐलान कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान पूरे पाकिस्तान का करीब 9% है। यहां शोषण की वजह से पाकिस्तानी सेना का लगातार विरोध हो रहा है। अब बात करते हैं पवन सिंह की, जो केवल अपने फैंस से नहीं सियासी दलों के भी पावर स्टार है, और इसकी तस्दीक हुई आज दिल्ली से आई मुलाकात की 3 तस्वीरों से, जिसने बीजेपी और पवन सिंह को लेकर लगाए जा रहे सभी सियासी कयासों को विराम दे दिया। भोजपुरी के सुपरस्टार और बिहार के पावर स्टार पवन सिंह कभी बीजेपी के खिलाफ काराकाट लोकसभा से दम भरने वाले पवन सिंह की दिल्ली में आज 3 अहम मुलाकात हुई। पहली मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, दूसरी मुलाकात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और तीसरी और सबसे अहम मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से। तीसरी मुलाकात को हम सबसे अहम क्यों बता रहे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पवन सिंह का एक्स पर किया गया पोस्ट देखिए। संदेश साफ है, 2024 चुनाव में जमी बर्फ टूट चुकी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुराने गिले शिकवे भुला लिए गए हैं। अब 243 सीटों पर पवन सिंह बीजेपी और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उम्मीदवारी को लेकर कई दावे हैं, लेकिन इसे लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। अब लौटते हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। उस वक्त पहले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से टिकट दिया गया, बाद में पवन सिंह ने टिकट लौटा दिया। काराकाट सीट से जिस उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ताल ठोकी थी, पवन सिंह की वापसी की पहली तस्वीर वहीं से आई। शॉल उड़ाकर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान किया। मैसेज क्लियर था, 2024 चुनाव की बातें पुरानी हो चुकी हैं। हार की वजह बने पावर स्टार से अब उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि 2024 चुनाव के दौरान भी पवन सिंह ने बीजेपी को लेकर कोई हमला नहीं बोला था।
हालांकि 2024 चुनाव में पवन सिंह की उम्मीदवारी से बीजेपी को नुकसान हुआ। काराकाट सहित आसपास की कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई। कहा गया कि राजपूत और सवर्ण वोटरों में बीजेपी को लेकर नाराजगी हुई। लेकिन अब कैलेंडर बदल चुका है और इसी के साथ बिहार का सियासी मिजाज भी। पहले दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। वही बिहार बीजेपी के प्रभारी ने भी चुनाव में पवन सिंह की भूमिका पर मुहर लगा दी, जिसके बाद ये साफ हो गया। हालांकि टिकट को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। वहीं लालू परिवार और आरजेडी से अलग हुए तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह पर निशाना साधा है। सियासी मैदान पर फिर से पवन सिंह के एक्टिव होने पर सवाल उठाए हैं। पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, INS वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना, कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पवन सिंह की नाराजगी की वजह से 2024 में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन 2025 चुनाव में पावर स्टार से एनडीए को कितनी पावर मिलती है, इसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। और इसी के साथ राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल इतना है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH